हाँ सर बिलिंग बता दो बिलिंग। ओके ठीक है, ओपीडी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एट एंड ले लेंगे। पहले बिलिंग मॉड्यूल ही बता देता हूँ। तो बिलिंग मॉड्यूल में सबसे पहले हमें हेड ऑफ द अकाउंट क्रिएट करना होगा। वो ओपीडी के लिए है या रिसिप्ट कलेक्टर के लिए है, वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसको इनएक्टिव करना चाहते हैं कि गलत से, जैसे ए मैंने क्रिएट किया तो गलती से क्रिएट हो गया है, इसको इनएक्टिव करना चाहते हैं तो ये एडिट करके इनएक्टिव भी कर सकते हैं। इनएक्टिव करेंगे तो ये डिटेल आपको कहीं पे भी शो नहीं होगा। अगर एक्टिव है तो ये आपको जहाँ पे भी हेड ऑफ द अकाउंट यूज आ रहा है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है कैश बुक। कैश बुक हमारे दो तरह के होते हैं, कलेक्शन होता है, दूसरा रिफंड होता है। आप ये कैश बुक क्रिएट कर सकते हैं, ऑलरेडी आपको देखने यहाँ पे मिलेगा, आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते। तो दो ही तरह के कैश बुक होते हैं। तीसरा कॉन्फ़िगरेशन होता है ऐड कैश बुक। ऐड कैश बुक में आप कैश बुक का नेम यहाँ मेंशन करेंगे कि कैश बुक का नेम क्या है। ये कलेक्शन के लिए कैश बुक है तो कलेक्शन का कैश बुक बनाएंगे, अगर रिफंड के लिए कैश बुक है तो रिफंड के लिए कैश बुक आप बनाएंगे। कलेक्शन का कैश बुक बनाएंगे, ये आपको कैश बुक का नेम हुआ। देन किस हेड ऑफ द अकाउंट के अंदर आ रहा है वो हेड ऑफ द अकाउंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और कैश बुक का टाइप क्या है, अगर आपने कलेक्शन सेलेक्ट किया है तो ये कलेक्शन है, अगर आपने रिफंड सेलेक्ट किया है तो ये रिफंड है। कैश बुक जो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो वो रिफंड के लिए है, अगर आपने कलेक्शन सेलेक्ट किया है तो ये कैश बुक कलेक्शन के लिए है। ऐड करेंगे, आपको क्रिएट हो जाएगा, एडिट करके एक्टिव यस। ओके नेक्स्ट है, आपको जो आपने यहाँ पे कैश बुक क्रिएट किए हैं उस कैश बुक का राइट भी किसी यूजर को देना होगा। वो यूजर आपको एक्सेस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक यूजर सेलेक्ट किया अनंत, एंड अनंत को मैंने कलेक्शन का कैश बुक का राइट दिया है। अगर मैंने कलेक्शन का राइट दिया है तो वो सिर्फ कलेक्शन ही कर पाएगा। ये मान लेते हैं कि मेरा कलेक्शन का कैश बुक है तो मैंने मैप किया है तो ये अनंत है सो सिर्फ कलेक्शन कर सकता है, रिफंड नहीं कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों राइट मिले इस यूजर को तो आपको पहले कलेक्शन का राइट दे दीजिए, उसके बाद आप रिफंड का राइट दे दीजिए। बाकी लोग माइक को म्यूट कर ले, बाकी लोग माइक म्यूट कर ले। तीसरा है कि हमने कैश बुक को मैप कर दिया, उसके बाद आते हैं बिलिंग टाइप। यहाँ से हम लोग बिलिंग टाइप बनाएंगे। बिलिंग टाइप का मतलब है कि हर हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप के बिलिंग टाइप होते हैं कि पेशेंट कोई सीनियर सिटीजन भी होता है, पेशेंट एबव पॉवर्टी लाइन का होता है, पेशेंट जनरल होता है। तो जो भी आपके हेल्थ फैसिलिटी में यूज आते हैं वो सारे बिलिंग टाइप आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर एबव पॉवर्टी लाइन है तो आप यहाँ से एबव पॉवर्टी लाइन सेलेक्ट करेंगे, जनरल है तो जनरल सेलेक्ट करेंगे, इसी तरह सीनियर सिटीजन है तो सिटीजन सेलेक्ट करेंगे। हॉस्पिटल में जितने भी बिलिंग टाइप यूज होते हैं आपको सारे बिलिंग टाइप आपको मिलेंगे यहाँ पे। आपके हॉस्पिटल में जो भी बिलिंग टाइप यूज हो रहा है वो आप इनेबल यहाँ से कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद सेव जैसे ही करेंगे तो वो आपके हेल्थ फैसिलिटी के लिए इनेबल हो जाएगा। बिलिंग टाइप बनाने के बाद आपको आना होगा सर्विस आइटम में। यहाँ से सर्विस आइटम आप क्रिएट करेंगे। सर्विस आइटम मीन्स जैसे कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए सर्विस बनाना पड़ेगा। अगर लैब है तो लैब के लिए सर्विस बनाना होगा। तो मैं जब कल आपको लैब मॉड्यूल बताऊंगा तो वहाँ पे लैब के रिलेटेड कैसे सर्विस को क्रिएट करते हैं वो सारे प्रोसेस में बताऊंगा। तो अभी मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि आप नया रजिस्ट्रेशन के लिए चार्जेस डिफाइन करना चाह रहे हैं कि कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है उस पेशेंट से क्या चार्ज लिया जाएगा, डिफरेंट पेशेंट डिफरेंट चार्जेस वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन सर्विस आइटम बनाना है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये कंसल्टेशन के अंदर आता है और आपको कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन चार्ज सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यही आपको सेलेक्ट करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए और फॉलोअप के लिए। यहाँ पे बेसिक रेट आप डिफाइन करेंगे कि आपने अगर 200 रुपया डिफाइन किया है और सेव किया है तो अगर कोई नए पेशेंट आते हैं किसी भी कैटेगरी का हो उसको 200 रुपीज पे करना पड़ेगा।
इसी तरह से फॉलो अप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर फॉलो अप क्रिएट करना है मीन्स रिविजिट पेशेंट क्रिएट करना है तो फॉलो अप सेलेक्ट करेंगे और उसका जो चार्जेस डिफाइन करेंगे। अगर मैंने 300 मेंशन किया है तो ये 300 सेव करने के बाद अप्लाई होगा, 300 हर पेशेंट को चार्ज होगा। तो इस तरह से आप सर्विस आइटम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्विस टैरिफ। ये है कि आपने जो यहाँ सर्विस बनाए हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे ये न्यू रजिस्ट्रेशन आपने सर्विस बनाया है, ये रजिस्ट्रेशन बनाया है आपने, बेसिक रेट 0 रुपीज मेंशन कर रखा, लेकिन आप चाहते हैं कि जनरल में कुछ चार्ज लूं और सीनियर सिटीजन का कुछ डिफरेंट चार्जेस लूं, तो वो टैरिफ आपको डिफाइन करना होगा टैरिफ सेक्शन में। सर्विस टैरिफ सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे एज ए कंसल्टेशन, देन सेलेक्ट करेंगे आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस, देन सेलेक्ट करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे जितने भी बिलिंग टाइप आपने अपने हेल्थ फैसिलिटी के लिए इनेबल किए हैं वो न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ मैप होके आपको दिखेंगे। अब मान लेते हैं कि आपको जनरल में आपको 100 रुपीज चाहिए पेशेंट से, तो आप ओपीडी में 100 रुपीज आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर यही पेशेंट आपको, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उससे आप 0 रुपीज चाहते हैं तो 0 रुपीज ओपीडी में डिफाइन कीजिए। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन से आप चाहते हैं 20 रुपीज ओपीडी में, तो 20 रुपीज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से ये ओपीडी का चार्जेस हुआ, कोई भी पेशेंट ओपीडी में आता है और जो चार्जेस हमने यहाँ पे बनाए हैं वही चार्जेस एप्लीकेबल होंगे उस पेशेंट को। अगर कैजुअलिटी का है तो कैजुअलिटी का आप यहाँ पे चार्जेस डिफाइन करेंगे कि ओपीडी में, सॉरी, कैजुअलिटी में क्या चार्ज लेंगे उस पार्टिकुलर बिलिंग टाइप पेशेंट का, वो चार्जेस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और सेव करेंगे। तो जो चार्जेस आपने पार्टिकुलर बिलिंग टाइप का डिफाइन किया है, अगर कोई पेशेंट सीनियर सिटीजन का रजिस्टर्ड होता है तो उसको 20 रुपीज पे करना होगा कैजुअलिटी में, सॉरी ओपीडी में, और कैजुअलिटी में आता है तो उसको 0 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो चार्ज आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वही चार्ज एप्लीकेबल होगा पार्टिकुलर बिलिंग टाइप के केस में। अब इसमें आईपीडी का भी एक प्रोविजन है, लेकिन ये आपको तभी वर्क करेगा जो आप न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो एक सर्विस आइटम है आपका आईपीडी, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आईपीडी एडमिशन जनरल वार्ड और आईपीडी एडमिशन प्राइवेट वार्ड। आपको ये क्रिएट करना होगा, ये सर्विस आइटम। ये कहाँ से क्रिएट होगा? जहां से मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन क्रिएट किए हैं सर्विस आइटम से, वहीं से आप ये दो सर्विस आइटम आईपीडी के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अगर आईपीडी आप अपने हेल्थ फैसिलिटी में यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे आईपीडी का चार्ज डिफाइन करना होगा। अगर आईपीडी का आपने 10 रुपीज डिफाइन किया है तो यही 10 रुपीज इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का लगेगा। तो कहने का मतलब है कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये और कैजुअलिटी डिफाइन करना होगा, फॉलो अप के लिए भी ये और कैजुअलिटी डिफाइन करना होगा। अगर आईपीडी का है तो आईपीडी सेलेक्ट करेंगे और आईपीडी चार्जेस डिफाइन करेंगे। जो टैरिफ आप यहाँ पे बना रहे हैं वो टैरिफ का आप लिस्ट यहाँ गेट कर सकते हैं और उसको एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कि क्या उसका चार्जेस है, ओपीडी में, आईपीडी में क्या चार्जेस है, कैजुअलिटी में क्या चार्जेस है, वो डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं सर्विस पैकेज। तो ये आपको जब मैं कल लैब डिस्कस करूंगा वहां पे आपको इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है सर्विस प्रोवाइडर। ये सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट है, मीन्स जैसे एक सर्विस है उसके डिफरेंट चार्जेस होते हैं, तो वो चार्जेस आप पार्टिकुलर सर्विस का अगर डिफरेंट चार्जेस है तो सर्विस प्रोवाइडर के हेल्प से आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि एक सर्विस प्रोवाइडर में ब्लड शुगर का 500 चार्ज है और दूसरे प्रोवाइडर में ब्लड शुगर का 200 चार्ज है। तो वो कैटेगराइजेशन आप प्रोवाइडर के हेल्प से कर सकते हैं। तो प्रोवाइडर क्रिएट करने के लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर में आना होगा। यहाँ से ऐड प्रोवाइडर पे क्लिक करके आप प्रोवाइडर का डिटेल मेंशन करेंगे और डिटेल मेंशन करने के बाद प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद अगर इस प्रोवाइडर को इनेबल करना है तो आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा बिलिंग कंडीशन। यहाँ आएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोवाइडर इनेबल करने होंगे। तो प्रोवाइडर इनेबल करने से पहले एक चीज मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर दूं, प्रोवाइडर अगर आप इनेबल करते हो तो ये सारे सर्विस आइटम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मीन्स कहने का मतलब है कि सारे सर्विसेज को एक प्रोवाइडर में डालना होगा और जो भी प्रोवाइडर आप क्रिएट कर रहे हो वो दूसरे प्रोवाइडर को आप उस पार्टिकुलर सर्विस के साथ मैप कर सकते हैं और उसका चार्जेस डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपको पहले
करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रोवाइडर का फीचर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बिलिंग कंडीशन में आप रिसिप्ट जनरेशन रूल सेट कर सकते हैं, कैंसिलेशन आवर डिफाइन कर सकते हैं, बिल सेटलमेंट रूल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट अमाउंट डिडक्शन कहाँ से होगा, एडवांस से होगा या स्कीम से होगा। दोनों प्रोविजन आपको नेक्स्ट में मिलेगा कि स्कीम के थ्रू पेशेंट आता है तो स्कीम का आप यूज कर सकते हैं, अगर एडवांस है तो एडवांस यूज कर सकते हैं, अगर दोनों है पेशेंट के पास तो वो दोनों फीचर यूज कर सकता है। लेकिन सबसे पहला जो अमाउंट डिडक्ट होगा, जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है वही होगा। ये वन टाइम एक्टिविटी है, सारे पेशेंट के लिए यही एप्लीकेबल होगा। उसके बाद आते हैं ऑथराइज यूजर फॉर डिस्काउंट। ऑथराइज यूजर फॉर डिस्काउंट में ये आपको अभी यूज में नहीं है, जब आपको यूज में आएगा तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। राकेश, ये सर्विस प्रोवाइडर का जो है ना, मल्टीपल सर्विसेज जो अभी ऐड करके, अगर सेम सर्विस के अलग अलग एक एग्जांपल बता दो कैसे करना है। इसमें ऐसा है कि जैसे ब्लड शुगर मैंने बताया, ब्लड शुगर एक सर्विस है, उस सर्विस का आपको चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट होता है किसी केस में। तो वो चार्जेस आप कैटेगराइज कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर के बेस पे। और आपको पहले प्रोवाइडर बनाना होगा कि आपको मान लेते हैं कि एक्स प्रोवाइडर है, जैसे ये एना अमा लैब प्रोवाइडर है। इस प्रोवाइडर में आपको ब्लड शुगर का चार्ज 100 रुपीज है। दूसरा है डॉक्टर पैथ लैब, इसमें सेम ब्लड शुगर सर्विस का चार्जेस है 100 रुपीज। तो आपको इस तरह से प्रोवाइडर पहले बनाने होंगे और उस प्रोवाइडर को इनेबल करना होगा। इनेबल करने के लिए आपको बिलिंग कंडीशन में आएंगे और यहाँ पे आप आएंगे, मल्टीपल प्रोवाइडर को इनेबल करेंगे, सेव करेंगे तो प्रोवाइडर आपका इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद जब सर्विस आइटम में आप यहाँ आएंगे तो आपको पहले प्रोवाइडर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, एनालैब। और एनालैब में जो सर्विस आइटम है ब्लड शुगर, तो वो ब्लड शुगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ब्लड शुगर, और यहाँ पे उसका रेट डिफाइन करेंगे कितना रुपीज आप यहाँ पे लेना चाहते हैं ब्लड शुगर का। इसी तरह से आपका अगर डॉक्टर पैथलैब है तो डॉक्टर पैथलैब में आप क्या चार्जेस लेना चाहते हैं, वो चार्जेस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपको 100 रुपीज लेना है। तो अगर आपने ऐसे डिफाइन किया है तो जब भी पेशेंट कोई आता है और उसको डॉक्टर पैथलैब से सर्विस असाइन करना है, तो आप जब प्रिपेयर रिसिप्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे आप पेशेंट का रिसिप्ट बनाते हैं, पेशेंट का रिसिप्ट आप बनाओगे तो यहाँ पे आपको ये प्रोवाइडर सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने अगर डॉक्टर एनालैब सेलेक्ट किया है तो इसमें हमने जो सर्विस आइटम है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे सर्विसेज आएंगे, तो ये आपको इंट्रीगेट करने होंगे, तो आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिलेगा। ऐसे आपको डिटेल विजुअल नहीं होंगे, तो ये आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे पहले। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सबसे पहले प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे, प्रोवाइडर क्रिएट करने के बाद आप प्रोवाइडर को इनेबल करेंगे। तो ये हर हॉस्पिटल में यूज नहीं होता है, जहाँ पे भी इस तरह का प्रोविजन है कि एक सर्विस का मल्टीपल चार्जेस होगा, वहाँ पे आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप डिजेबल रहने दें। अगर आपके हॉस्पिटल में यूज नहीं है तो इसको नो ही रहने दें, आपको यस करने का नीड नहीं है। अब आते हैं हम लोग बिलिंग कंडीशन पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है ऑथराइज यूजर फॉर डिस्काउंट, ये यूज में नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, ये आपका वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन था जो अभी हमने बताया है। एक बार कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये बार बार कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का नीड नहीं है। अगर फ्यूचर में आता है नीड तो ये नोडल ऑफिसर द्वारा और जो हॉस्पिटल के एडमिन होते हैं वो कर सकते हैं। और मोस्टली जो ऑपरेटर होते हैं उनको ये राइट होता भी नहीं है, ये सिर्फ नोडल ऑफिसर को राइट होगा या हॉस्पिटल एडमिन को राइट होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्रेडिट स्कीम कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी आपको वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, वो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद का फ्लो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्रेडिट स्कीम प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा। तो प्रोवाइडर क्रिएट करने का मतलब ये है कि कहाँ से फंड आया है।
आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, स्टेट गवर्नमेंट से आया है, एनजीओ से आया है, जहां से भी फंड आया है आपको स्कीम के लिए, तो आप यहाँ पे उस प्रोवाइडर को सेलेक्ट करेंगे, प्रोवाइडर का डिटेल मेंशन करेंगे और सेव करेंगे, तो प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगा। एडिट करना है तो फ्यूचर में एडिट भी कर सकते हैं। दूसरा है, प्रोवाइडर बनाने के बाद आपको स्कीम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्रेडिट स्कीम में आएंगे और स्कीम का नेम मेंशन करेंगे। अगर पीएमजे स्कीम है तो पीएमजे स्कीम यहाँ पे बनाएंगे और उसका शॉर्ट नेम मेंशन करेंगे। और ये जो स्कीम है किस प्रोवाइडर के अंदर आता है, जहां से फंड आया है पीएमजे के लिए, वो आप प्रोवाइडर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन इसका वैलिडिटी डिफाइन करेंगे कि कब तक होगा इसका, और कॉन्टैक्ट डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे स्कीम का फीचर आपको दोनों के लिए, सिंगल के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या दोनों के लिए है तो दोनों के लिए कर सकते हैं। अगर सिर्फ ओपीडी का है तो ओपीडी पे चेक करेंगे, अगर आईपीडी का है तो आईपीडी पे चेक करेंगे। अगर दोनों के लिए स्कीम अवेलेबल है तो आप बोथ करके आप स्कीम का फीचर यूज कर सकते हैं। इसमें सर्विस मैपिंग का फीचर है कि आपने जो ये प्रोवाइडर स्कीम बना रहे हैं, इस स्कीम में आपने कुछ सर्विसेज को मैप कर रखा है, ब्लड शुगर, प्लेटलेट काउंट, तो सिर्फ उसी सर्विस के बेस पे इस स्कीम के अंदर कंसेशन मिल सकता है। इसके अलावा और सर्विसेज आपके होंगे उसको चार्ज पे करना पड़ेगा, वो भी फीचर आप इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको सारे पे अप्लाई होना है तो नो आप सेलेक्ट करेंगे। दूसरा उसके बाद है स्कीम टाइप। स्कीम दो तरह के होते हैं, एक पेशेंट वाइज स्कीम होते हैं, एक कंसोलिडेट फंड होते हैं। तो पेशेंट वाइज स्कीम में है कि पार्टिकुलर पेशेंट को वो स्कीम आप असाइन कर देते हैं, उस स्कीम में जितने भी फंड होते हैं वो पार्टिकुलर पेशेंट को आप असाइन कर देते हैं। कंसोलिडेट फंड में आपने एक फंड बना लिया, उस फंड से आप पेशेंट को असाइन कर रहे हैं कि इस पेशेंट को 100 रुपीज देना है, दूसरे पेशेंट को 200 रुपीज असाइन करना है। तो आप ऐसे आप स्कीम बना सकते हैं। दोनों प्रोविजन है, आपके हेल्थ फैसिलिटी में जैसा यूज आता है वो आप स्कीम क्रिएट कर सकते हैं। इस बैलेंस अमाउंट टू स्कीम, अगर बैलेंस अमाउंट है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो नहीं है। उसमें स्कीम में समटाइम्स होता है कि आपको बेल सरकार की तरफ से पैसा नहीं आया है तो आप एज ए नो आप आगे मूव कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट के तरफ अगर आपको ऐसा रिस्ट्रिक्ट करना है कि जब फंड आए तभी मैं स्कीम अप्लाई करूं, तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्कीम क्रिएट करेंगे। तो आपने अगर पेशेंट वाइज स्कीम क्रिएट किया है तो इस तरह से आपको स्कीम क्रिएट होगा और स्कीम में आपको फंड अलॉट करने पड़ेंगे। अगर आपने नो सेलेक्ट किया है तो आपको ये अमाउंट निगेटिव में चलता जाएगा। जब आपके पास फंड आएगा आप यहाँ पे सेंशन करके वो फंड को अलॉट कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे होगा फंड अलॉट, आप प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अमाउंट मेंशन करेंगे कि कौन सा सेंसन नंबर है, किस डेट को असाइन हुआ है, वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, रिमार्क्स मेंशन करके सबमिट करेंगे, तो उतने रुपीज आपको असाइन हो जाएंगे। तो जैसे ही आपने सेंशन किया वो अमाउंट आपको यहाँ से सेंशन हो गया इसमें, और वो अमाउंट आपको उस अमाउंट तक का आप बेनिफिट पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर डेबिट करना है कि किसी जो सेंशन है उसमें से आपको पार्टिकुलर पेशेंट मेडिकेशन के लिए अमाउंट सेपरेट करना है तो वो आप यहाँ पे उस अमाउंट में से सेपरेट कर सकते हैं। कितना अमाउंट जो मैंने 10,000 रुपया दिए हैं उसमें से 4,000 रुपये आप चाहते हैं कि मेडिकेशन के लिए हो रहे उस स्कीम में, तो वो भी आप यहाँ पे साइन कर सकते हैं। तो इस तरह से स्कीम आप कर सकते हैं। और जो मैंने सर्विस मैपिंग का बताया, अगर ये सर्विस मैपिंग का है तो आप यहाँ पे सर्विस को भी डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से सर्विस इस स्कीम के अंदर आएंगे। तो वही जो सर्विस आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो वही सर्विस के बेस पे वो बेनिफिट ले सकता है, उसके अलावा कोई सर्विस के बेस पे बेनिफिट नहीं ले सकता है। तो स्कीम क्रिएट करने के बाद आपका ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग पेशेंट अकाउंट डिटेल ऐड करना। तो पेशेंट का अकाउंट डिटेल ऐड करने के लिए आपको पेशेंट का डिटेल यहाँ पे ऐड करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा पेशेंट है, पेशेंट का मैंने UHID यहाँ डाला, सर्च किया, पेशेंट का इंफॉर्मेशन आ गया और यहाँ से कौन सा स्कीम पेशेंट को देना है वो स्कीम आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे।
और ये अगर कंसोलिडेटेड फंड का है तो कंसोलिडेटेड फंड का स्कीम सेलेक्ट होगा, अदरवाइज इंश्योरेंस का है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इसका वैलिडिटी कब तक होगा, आपको 1 मंथ 31 तक रखना है, देना है स्कीम का फीचर, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कल तक देना है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन कार्ड नंबर डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे रिमार्क्स आप ऐड करेंगे, कौन सा ऐड होगा वो आप यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके ये डिटेल को आप पेशेंट डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इस पेशेंट को अभी कोई अमाउंट नहीं है, अब इसमें क्या कौन सा कितना अमाउंट देना है वो आप यहाँ से सेंशन कर सकते हैं। जैसे इस पेशेंट को हमें 1000 देना है तो 1000 आप यहाँ पे देंगे। सेंशन आपका नंबर ये है और डेट आपका आज का है, यहाँ पे आप डिटेल को मेंशन कर सकते हैं, सबमिट करेंगे तो आपको 1000 सेंशन हो गया। अब इस 1000 में से आप चाहते हैं कि 300 आपको मेडिसिन के लिए साइन कर दो तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे डेबिट में सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 300 रुपीज आप मेंशन करेंगे और सेंशन नंबर आपका जो था वो आप ऐड करेंगे, टाइम ऐड करेंगे, किस पर्पज से है वो पर्पज आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे मेडिकेशन के लिए है तो आप मेडिकेशन मेंशन करेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे तो वो डिटेल आपको सेंशन हो जाएगा। अब आपको 700 बचा है और 300 आपका चला गया मेडिकेशन के लिए। तो इस तरह से वो डिटेल आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो ये डिटेल को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1000 है, 300 विड्रॉल हुआ है, किस पर्पज से, तो आपको इस पर्पज से है। वो डिटेल आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैंने ये स्कीम इस पेशेंट को दिया है, अब इसी पेशेंट को आपको बिल जनरेट करना है तो यहाँ से बिल आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से बिल आप सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, ये पेशेंट का डिटेल आ जाएगा। इस पेशेंट को जो भी, ये पेशेंट आईपीडी का है तो आपको डिटेल आपको टाइप आ गया आईपीडी। इसका बिलिंग टाइप आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा है, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपको बिलिंग टाइप सेलेक्टेड मिलेगा। यहाँ से स्कीम सेलेक्ट करेंगे और इस स्कीम में जितने भी फंड होंगे वो अवेलेबल अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसमें जो सर्विस पेशेंट द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है वो सर्विस आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कैश बुक सेलेक्ट करेंगे और बिल जनरेट करके पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये स्कीम का बिल होगा जो पेशेंट को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, बिल जनरेट हो जाएगा। रिसिप्ट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिसिप्ट नंबर देखने को मिलेगा। जनरेट बटन पे क्लिक करके रिसिप्ट को जनरेट कर सकते हैं और ये जनरेट रिसिप्ट आप पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिपॉजिट अमाउंट 1000 था जिसमें 5500 का सर्विस इसने कंज्यूम किया है, 200 आपको रिमेनिंग अमाउंट इसके पास बच गया है। ठीक है, वो डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हुआ कि स्कीम के तहत अगर कोई पेशेंट को बिल जनरेट करके देना है तो आप ऐसे दे सकते हैं। अब इसमें हुआ कि अगर पेशेंट कोई आपको आईपीडी, जैसे ये पेशेंट आईपीडी का है, अब आईपीडी में पेशेंट का बिल प्रिपेयर करना है तो उस केस में पहले मैं आपको एक प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट बता देता हूँ, उसके बाद इसी पेशेंट का आपको आईपीडी में बिल सेटलमेंट बताऊंगा। तो आप यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट में आएंगे तो यहाँ से पेशेंट अगर ओपीडी का पेशेंट है और उसका रिसीप्ट जनरेट करना है तो आप यहाँ पे ओपीडी नंबर सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे तो यहाँ पे पेशेंट को रिसीप्ट जनरेट कर सकते हैं। कौन सा सर्विस देना है वो सर्विस आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बेस पे जो भी इसका चार्ज होगा आप यहाँ से कैश बुक सेलेक्ट करके आप रिसिप्ट जनरेट करके पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी पेशेंट का मुझे आईपीडी नंबर कलेक्ट करना है, 1 सेकेंड, वेट फॉर अ मिनट। ओके, अब है कि हमने पेशेंट का रिसिप्ट जनरेट कर लिया है, ओपीडी पेशेंट का है। तो अगर आईपीडी पेशेंट है तो आईपीडी का पेशेंट का हमें रिसिप्ट जनरेट करना है तो आईपीडी को चेक करना पड़ेगा और यहाँ पे आईपीडी नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं आईपीडी नंबर आपको ले लेता हूँ, एक सेकेंड।
Wait for a minute. 1 second. ओके इस पेशेंट का हमें आईपीडी का बिल रिसीव करना है, तो आप प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट में आएंगे, यहाँ पे आईपीडी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एडमिशन नंबर आप कलेक्ट करेंगे। ये आपका पेशेंट का एडमिशन नंबर है, जो आईपीडी नंबर होता है। आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे, पेशेंट का रिकॉर्ड आएगा। और इस पेशेंट को अगर एडवांस देना है तो आप यहाँ से एडवांस दे सकते हैं। पे एडवांस पे क्लिक करेंगे, कितना एडवांस देना है, किस पर्पस से देना है, वो पर्पस आप मेंशन करेंगे और कितना अमाउंट देना है वो अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और कैश है या चेक से है, पेमेंट मोड आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे और रिसीट जनरेट करेंगे। तो ये आपका एडवांस अमाउंट इस पेशेंट को मिल गया है 8,000 का। ठीक है, तो इस तरह से पेशेंट का आप एडवांस अमाउंट दे सकते हैं आईपीडी पेशेंट को। अगर रिसीट जनरेट करना है तो प्रोसेस आपको सेम है। आप यहाँ से आप आईपीडी में आएंगे, आईपीडी नंबर पेशेंट का मेंशन करेंगे, सर्च करेंगे और इससे जो भी सर्विसेज इसने कंज्यूम किए वो सारे सर्विसेज के अकॉर्डिंग बिल बनाकर पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रीपेयर रिसीप्ट पे क्लिक करके रिसीट आप जनरेट करेंगे और जो भी एडवांस हमने दिया है वो एडवांस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको एडवांस डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नॉन पेशेंट है उसका बिल पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे नॉन पेशेंट का आएंगे और यहाँ से नॉन पेशेंट का डिटेल आप मेंशन करेंगे, मोबाइल नंबर, अदर डिटेल्स और कौन सा सर्विस पेशेंट द्वारा कंज्यूम किया गया है। आप यहाँ से क्वांटिटी को अपडेट कर सकते हैं, उसका रेट अपडेट कर सकते हैं, उसके बेस पे आप नॉन पेशेंट का बिल भी बना सकते हैं। अगर आउटसाइड पेशेंट है तो आउटसाइड पे चेक करेंगे और बेसिक इन्फॉर्मेशन पेशेंट का मेंशन करेंगे और किस सर्विस को कंज्यूम किया है वो सर्विस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वांटिटी ये लिया है उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी को अपडेट कर सकते हैं। तो दोनों प्रोविजन है, वेरियस प्रोविजन है। अगर ओपीडी का बिल रिसीट बनाना है तो ओपीडी को चेक करेंगे, आईपीडी का बनना है तो आईपीडी का चेक करेंगे, नॉन पेशेंट है तो नॉन पेशेंट का चेक करेंगे, आउटसाइड पेशेंट है तो आउटसाइड पेशेंट का बिल आप यहाँ पे बना सकते हैं। और जो भी आपने यहाँ पे बिल बनाया है वो डुप्लीकेट रिसीट से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, रिसीट नंबर के बेस पे, यूएचआईडी के बेस पे, पीरियड के बेस पे, मोबाइल नंबर या पेशेंट नंबर के बेस पे। अगर आपको यूएचआईडी के बेस पे निकालना है तो आप यहाँ पे यूएचआईडी मेंशन करेंगे पेशेंट का और उस पेशेंट का डिटेल को गेट कर सकते हैं। सर्च करेंगे तो जितने भी रिसीट जनरेट हुए होंगे वो सारे रिसीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप सेलेक्ट करके डुप्लीकेट रिसीट निकाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग, अगर आईपीडी पेशेंट का बिल सेटलमेंट करना है तो आपको आना होगा बिल एडमिन के अंदर, बिल सेटलमेंट। यहाँ आएंगे और पेशेंट का आईपीडी नंबर मेंशन करेंगे। तो मैं पेशेंट का आईपीडी नंबर यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आईपीडी नंबर आप पेशेंट का मेंशन करेंगे, सर्च करेंगे तो ये पेशेंट को आप देख सकते हैं। ये सेम पेशेंट है जिसको स्कीम का अमाउंट दिया गया है, जिसमें 200 अमाउंट बचा है इसके पास, और एडवांस जो अमाउंट दिया गया है ये 8,000 एडवांस अमाउंट दिया गया। अगर ये पेशेंट कोई सर्विस कंज्यूम करता है, मान लेता हूँ कि ये सर्विस उस कंज्यूम करता है, तो जो ये अमाउंट डिडक्ट होगा पहले ये एडवांस से डिडक्ट होगा, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन में एडवांस कर रखा है। अगर एडवांस और स्कीम अमाउंट दोनों ओवर हो जाता है तो इसको आपको रिमेनिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा। नहीं तो पहले मैनेज होगा आपको एडवांस से, देन आपको स्कीम से, उसके बाद आपको रिमेनिंग अमाउंट पे करना होगा। अगर फाइनल बनाना है बिल, जैसे पेशेंट एडमिट है तो उसका रिसीट बनाना है तो प्रोविजनल में आप बना सकते हैं। जो भी इसका बचा हुआ अमाउंट होगा वो अपना ऐड होता चला जाएगा। अगर फाइनल बनाना है तो आप यहाँ पे फाइनल सेलेक्ट करेंगे, पेशेंट घर जाने के लिए रेडी है तो रिफंड अमाउंट आपको जितने बच जाते हैं वो रिफंड अमाउंट आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, इतने अमाउंट आपको रिफंड करने होंगे। बिल सेटलमेंट करेंगे, सेटलमेंट करने के लिए बाद आप यहाँ पे सेटलमेंट डिटेल्स आप देखेंगे, नेट अमाउंट कितना है,
सेटलमेंट टाइप क्या है, डिस्काउंट का कोई डिटेल नहीं है, रिफंड आपको इतने करने पड़ेंगे और स्कीम के अमाउंट जो है वो रिफंड 200 करने पड़ेंगे, ये एडवांस के अमाउंट रिफंड करने होंगे, ये स्कीम के अमाउंट रिफंड करने होंगे। अगर कोई मेडिसिन लिया होता तो उसका अमाउंट आपको देखने को मिलता, स्कीम अमाउंट में है और एडवांस अमाउंट ये है आपके पास, और एडजस्ट जो हुआ है 500 हुआ है वो डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं और यस पे क्लिक करके सबमिट आप कर सकते हैं और रिसीट आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जब रिसीट आप जनरेट करेंगे तो उस केस में आपको एक सेटलमेंट नंबर मिलेगा आपको, वो सेटलमेंट नंबर आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। ये इस पेशेंट का ऑलरेडी फाइनल बिल सेटलमेंट हो चुका है, इसका आपको ये मैसेज दे रहा है। तो आपके केस में अगर फाइनल नहीं हुआ होगा तो आपको फाइनल बिल सेटलमेंट होगा और वहाँ पे रिसीट सेटलमेंट नंबर मिलेगा, उस सेटलमेंट नंबर के बेस पे आप जनरेट कर सकते हैं सेटलमेंट डिटेल्स। आपको करना कहाँ होगा, आपको बिल एडमिन के अंदर बिल सेटलमेंट के नीचे आपको जनरेट बिल सेटलमेंट रिसीट आपको मिलेगा और यहाँ से पेशेंट के आईपीडी के बेस पे आप ये डिटेल को गेट कर सकते हैं। आईपीडी नंबर मेंशन करेंगे, सर्च करेंगे, डिटेल आ जाएगा और यहाँ से ऑलरेडी इसका सेटलमेंट हो चुका है, इस कारण आपको ये डिजेबल दिख रहा है। आपके केस में नहीं हुआ होगा तो जनरेट कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। देखना है तो व्यू बटन पे क्लिक करके व्यू बटन पे देख भी सकते हैं। ठीक है, अगर कैंसिल करते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, और जो मैं आपने प्रीपेयर रिसीप्ट यहाँ किया है उसको रिसीट को कैंसिल करना है तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं उस रिसीट को। आप यूएचआईडी के बेस पे डिटेल गेट कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। सर्च करेंगे, डिटेल आ जाएगा, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से रीजन मेंशन करेंगे कि कैंसिल का रीजन क्या है और इस रिसीट का आप यहाँ पे कैंसिलेशन रिसीट कैंसिल सक्सेसफुली हो गया। आप उसका डुप्लीकेट रिसीट कैंसिल रिसीट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से कैंसिल रिसीट निकाल सकते हैं। रिफंड अगर पेशेंट को करना है, किसी सर्विस पेशेंट ने सर्विस कंज्यूम किया है और या नहीं किया है उसका रिफंड करना है तो आप यहाँ से रिफंड कर सकते हैं। पेशेंट का रिफंड करने के लिए अपडेट सर्च करेंगे और रिफंड करने के लिए सेलेक्ट करेंगे और ये सर्विस का चाहता है रिफंड तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ये अमाउंट आपको आ जाएगा कितना रिफंड करना है। रिमार्क्स मेंशन करके कैश बुक सेलेक्ट करेंगे जो रिफंड कैश बुक है और रिफंड बिल बनाकर आप रिफंड कर सकते हैं अमाउंट को। ये एक प्रोविजन है आपको डिवाइस मैपिंग और ऑनलाइन पेमेंट ऑर्डर लिस्ट का, तो ये आपको तभी इनेबल होगा जब आप पेमेंट गेटवे यूज करते हैं। मीन्स आपके हॉस्पिटल में पॉस मशीन है तो वो पॉस मशीन आप नेक्शन के साथ इंटीग्रेट करा सकते हैं और जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो जब आप रिसीट जनरेट करेंगे, जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं रिसीट, मान लेते हैं कि आपने किसी पेशेंट का रिसीट यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं तो पेमेंट मोड आपका पॉस है तो ये सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पेमेंट इनिशिएट होगा, ये आपके डिवाइस पे जाएगा, वहां से जब पेमेंट रिसीव हो जाएगा तो यहाँ सक्सेस मैसेज आ जाएगा। अगर किसी का सक्सेस मैसेज आ जाएगा रिसीट जनरेट करके पेशेंट को आप दे सकते हैं, वहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये तभी आपको इनकॉर्पोरेट होगा जब पेमेंट गेटवे आप नेक्सन का इंटीग्रेट कराते हैं तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। तो नेक्सन में ऑलरेडी एक पेमेंट गेटवे का फीचर है, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने पॉस पेमेंट के लिए और स्कैन पे के लिए। तो पहले उस पेमेंट गेटवे का डिटेल आपको ऐड करना होगा, उसके बाद डिवाइस को मैप करना होगा, उसके बाद आप पेशेंट का बिल प्रिपेयर कर सकते हैं। उसका रिसीट आपको जनरेट करना है तो यहाँ से ऑर्डर लिस्ट से आप रिसीट भी देख सकते हैं पेशेंट का। तो ये आपको पेमेंट गेटवे के बेस पे है। अब जो अभी मैंने आपको डिटेल यहाँ पे बताया है उसके बेस पे आपको यहाँ पे यूजर वाइज कलेक्शन रिपोर्ट निकाल सकते हैं, पेशेंट वाइज सेटलमेंट डिटेल आप कलेक्ट कर सकते हैं, सर्विस वाइज रिपोर्ट आप यहाँ पे जनरेट, वेरियस टाइप के रिपोर्ट है आप वो निकाल सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपने पेमेंट किया है तो ऑनलाइन पेमेंट रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो पोस्ट पेमेंट से रिक्वेस्ट हुआ है वो आपको डिटेल मिलेगा, या स्कैन पे से आपने अगर इंटीग्रेट करा रखा है तो वो भी डिटेल आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे वेरियस टाइप के रिपोर्ट्स हैं, आप इसको अपने हॉस्पिटल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसमें अगर किसी का कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।
किसी का भी कोई क्वेरी हो बिलिंग मॉड्यूल से रिलेटेड? बोलो ना। हेलो, यस सर। आपको इंसेंटिव्स के रिलेटेड क्वेरी पूछना था, स्पॉन्सरशिप। हेलो, हाँ, अकाउंट अकाउंट ठीक है मैडम, आप आपके डिटेल्स, ओके डिटेल्स भेजिए मैडम। सर ऑलरेडी मैंने बिलिंग सेक्शन के बारे में बता दिया है। पहले मैंने कॉन्फ़िगरेशन पार्ट बताए थे, उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन बताए थे। आपको कौन सा सेक्शन समझना है या कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग आप खुद से कर सकते हैं। हेलो, ओके सर, मैं आवा पेशेंट पे हाईलाइट कर दूंगा। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। हेलो, ये सर स्पीच टेक्स्ट का आपको मैनुअल मिल जाएगा। आप लेफ्ट एक सेकेंड सर, आपका क्वेरी मैं ले लूंगा। हेलो सर सर, वेट डिस्चार्ज के लिए कुछ गाइड करेंगे? फॉर ए मिनट सर। सर नॉन पेशेंट का मतलब है कि कोई आपको नॉन पेशेंट जैसे एक पेशेंट है, उसका कभी बेड चार्जेज होता है, रूम चार्जेस होता है, वो सब आपको उस सर्विस में बिल में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो वो चार्जेस आप नॉन पेशेंट के थ्रू आप पेशेंट का बिल बना सकते हैं कि उसमें मल्टीपल जैसे एक टाइम में मल्टीपल रूम को यूज किया है, तो उस तरह के बिल आप वहाँ पे नॉन पेशेंट में कॉन्फ़िगर चार्जेस रिसिप्ट बना सकते हैं। सर रिफंड पेशेंट का ओपीडी क्लिनिक में आपको रिपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। रिफंड पेशेंट का रिपोर्ट आपको आप रिफंड आपका एक सेक्शन है जो अभी थोड़ी देर में मैं दिखा दूंगा कहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है सर, मैं डिस्चार्ज पे भी गाइड करता हूँ। हेलो सर, 1 सेकेंड सर। ये सर पूछिए। हेलो सर, वो पेशेंट रेफर्ड पेशेंट के बारे में था सर। अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पेशेंट को रेफर किया ओपीडी क्लिनिक में, ओके तो सर वो, हाँ, तो सपोज अगर मेडिसिन से सर्जरी में रेफर किया पेशेंट को, तो सर्जरी के टैब में वो नहीं दिख रहा है सर पेशेंट, वहां पे कैसे देखेगा सर पेशेंट? और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पेशेंट रेफर किया गया है, यस सर। तो सर पेशेंट का यूएचआईडी तो सेम ही होगा। अगर एक डिपार्टमेंट बट सर दूसरे डिपार्टमेंट को, जिस डिपार्टमेंट को रेफर किया गया है, वो डिपार्टमेंट के इसमें नहीं दिख रहा है सर, वो यूएचआईडी डालने के बाद भी। सर वो डायरेक्टली नहीं दिखेगा। जब भी डॉक्टर द्वारा रेफर किया जाता है पेशेंट को, तो उस पेशेंट को आना होगा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आएंगे। रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक रेफर सेक्शन है, रेफर पेशेंट, ठीक है। यहाँ पे उस पेशेंट का डिटेल को सर्च करेंगे और उस पेशेंट को रजिस्टर्ड करेंगे रेफर डिपार्टमेंट में, तो पेशेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेगा। और कोई क्वेरी? ओके।
एक का क्वेरी था कि डिस्चार्ज के बारे में जानना था। तो डिस्चार्ज आपको आईपीडी के अंदर होता है, आईपीडी में आएंगे, यहाँ से डिस्चार्ज समरी आप बनाएंगे। तो डिस्चार्ज समरी बनाने के लिए पहले डिस्चार्ज इनिशिएशन करना होगा। यहाँ से डिस्चार्ज इनिशिएशन करेंगे, जिस वार्ड में पेशेंट है उस वार्ड को सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, पेशेंट का डिटेल आपको आएगा, ये आपको पेशेंट का डिटेल आएगा, और इस पेशेंट को डिस्चार्ज करना है तो सेलेक्ट करेंगे, और पेशेंट डिस्चार्ज टू गो होम है, सेल्फ केयर आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर एक्सपायर्ड है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेल्फ केयर है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो ये पेशेंट आपका डिस्चार्ज हो गया है, सॉरी इनिशिएट हुआ है। इनिशिएट होने के बाद उसका डिस्चार्ज समरी बनाएंगे, यहाँ से यहाँ पे आईपीडी नंबर उसका मेंशन करेंगे, या वार्ड के थ्रू या यूएचआईडी के थ्रू सर्च कर सकते हैं। एडिट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिस्चार्ज डिटेल आप मेंशन करेंगे, और बेस कंडीशन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, क्या डायग्नोसिस दिया गया था, क्या ट्रीटमेंट हुआ है, वो सारे डिटेल आपको अपेंड करने होंगे। उसके बाद डिस्चार्ज समरी बनाएंगे। अगर आपको यहाँ पे एक एरर थ्रो करता है कि बिल सेटलमेंट इज रिक्वायर्ड, उस केस में आपको आना होगा यहाँ पे आईपीडी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जनरल कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से बिल सेटलमेंट जो पहला ऑप्शन है, इज बिल सेटलमेंट डिस्चार्ज मैंडेटरी, आपको यहाँ पे नो करना होगा। क्योंकि अगर आपने यस किया है तो पहले उस पेशेंट को जाके बिलिंग मॉड्यूल में बिल सेटलमेंट करना होगा। जो भी सर्विसेज उसने लिया है वो सर्विसेज अगर आपने यस कर रखा है तो उस पेशेंट को पहले आना होगा बिलिंग मॉड्यूल में। बिलिंग मॉड्यूल में आने के बाद उसको बिल सेटलमेंट करना होगा। यहाँ से बिल सेटलमेंट उस पेशेंट का करेंगे तो उस अगर बिल सेटलमेंट हो जाता है, जितने भी सर्विस उसने कंज्यूम किए हैं उसके अकॉर्डिंग, बिल सेटलमेंट होने के बाद आईपीडी में जाके आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिल सेटलमेंट हो या ना हो, मैंडेटरी नहीं है, तो आप उसको कॉन्फ़िगरेशन को नो कीजिए, उसके बाद आप डिस्चार्ज समरी बना सकते हैं। और कुछ कोई सर, बीपीएल कार्ड अगर किसी के पास है तो उस पेशेंट को पहले उस बिलिंग टाइप के अंदर रजिस्टर्ड कीजिए या एडमिट कीजिए, देन उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। जो भी बिलिंग उस बिलिंग टाइप में सर्विस चार्जेस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसको चार्ज अप्लाई होगा। डेली कलेक्शन कैसे दें? सर, बिलिंग में डेली कलेक्शन देखने के लिए आपको एक रिपोर्ट है, यूजर वाइज कलेक्शन रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पे डेली कलेक्शन निकाल सकते हैं। यूजर वाइज कलेक्शन, किस यूजर ने कितना कलेक्शन किया है वो डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सर, ये प्रोसेस आप कर सकते हैं, आईपीडी में है। आपको ओपिनियन रेज करना पड़ेगा, वो ओपिनियन रेज आप कर सकते हैं आईपीडी के अंदर जब ट्रीटमेंट आप करते हैं। जैसे ये पेशेंट है तो यहाँ से आप ओपिनियन रेज करेंगे। जिस भी डॉक्टर को ओपिनियन रेज करना है आप यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट करने के बाद जिस डॉक्टर को आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उस डॉक्टर को वो डॉक्टर लॉग इन करेंगे और इंटर डिपार्टमेंट ओपिनियन से आपका ओपिनियन के बेस पे मेडिकेशन देना है या ओपिनियन सजेस्ट करना है वो आपको सजेस्ट करेंगे, और वो आप उस ओपिनियन को आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो आप ट्रीटमेंट सेक्शन से एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं।
ओके, मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर आपके दे दिए हैं। अगर किसी का और भी कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। इसका आंसर यस है। ठीक है, आपको रजिस्टर करना मैंडेटरी है अगर रेफर होते हैं तो। फिर हमारे हेल्प डेस्क को रीच कीजिए, आवा इशू आपको सॉल्व कर देंगे। नहीं कर सकते। ओके मैम, जो आपने क्वेश्चन रेज किए हैं तो लैब में जो आपको आ रहे हैं वो इशू आप हमारे साथ कनेक्ट कीजिए, या हेल्प डेस्क टीम हमारी 24/7 अवेलेबल रहती है इस नंबर पे। आप उनसे रीच कीजिए, वो आपके इशू को सॉल्व करेंगे। मैंने ससुन के नोडल क्रीडेंशियल्स आपको शेयर किए थे जिसमें यूजर्स लिस्ट होंगे, नीचे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। यस मैम, उसको एक बार मैं टीम से चेक करवा रहा हूँ। वो थोड़ा सा इशू है उस हॉस्पिटल के लिए, पार्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए, तो वो मैं फिक्स करके आपको अपडेट कर दूंगा। मैम अगर इशू, अगर सिर्फ मान लेते हैं कि जैसे यूजर्स नहीं दिख रहे हैं, तो यूजर्स तो आपको यहाँ पे रिजॉल्व करके हम लोग प्रोवाइड कर देंगे कि क्या यूजर्स नहीं दिख रहे हैं। आप जब लैब बनाते हैं उस टाइम यहाँ पे मैम, तो उस हॉस्पिटल का हमें यूजर क्रेडेंशियल आप शेयर कर दीजिए। अगर वो प्रोडक्शन It is with you. Check it in your chat. I have shared it. You can now check. You can log in their credentials. एक भी नहीं दिख रहा। राकेश, मैंने वो अभी वापस आपको भेजे हैं, आप यू कैन चेक नाउ आल्सो लाइव। ओके, मैम आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं।
वो होता है समटाइम्स कुकीज क्लियर नहीं होता है, तो आप प्राइवेट विंडो को यूज कर लीजिए या कंट्रोल शिफ्ट आर मारकर आप फिर से ट्राई कीजिए। तो ये सब यूजर मैनेज यूजर कर लो राकेश। यस मैम। और कोई क्वेरी? वो मैम कैटेगरी के बेस पे आएंगे, जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट किए हैं उसी के बेस पे आपको डिटेल्स दिखेंगे। चेक कर लो। चेक कर लो एक बार, मैनेज यूजर में जाओ। यूजर्स भी आ रहे हैं। कोण ससून हॉस्पिटल मधून कोणी आहे का? ओके, यशस्विनी आप उनको बता दीजिए फिर ससून हॉस्पिटल। वहां से कोई नहीं है ससून हॉस्पिटल? हाँ ओके ठीक। इस क्वेश्चन के लिए आंसर है कि आपको सर करना पड़ेगा मल्टीपल डिपार्टमेंट में। अगर पेशेंट को एडमिट रजिस्टर्ड होना है तो मल्टीपल टाइम्स रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, सेम यूएचआईडी पे हो जाएंगे। आप बाय द हेल्प ऑफ रीविजिट का प्रोसेस आप यूज करके आप कर सकते हैं, लेकिन करने पड़ेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपको रिविजिट। यस मैम। रोस्टर बनाने के लिए ओपीडी कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल है, यहाँ आएंगे और इसके बाद रोस्टर कॉन्फ़िगरेशन में जिस डिपार्टमेंट का रोस्टर बनाना है वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, क्लिनिक सेलेक्ट करेंगे। तो इस डिपार्टमेंट का भी कोई क्लिनिक नहीं है, ठीक है, तो आपको क्लिनिक दिख नहीं रहा है। बिना क्लिनिक सेलेक्ट किए हुए रोस्टर बना नहीं सकते हैं, तो पहले क्लिनिक बनाना होगा। तो
ठीक है, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, तो ये ऑलरेडी बना हुआ है 30 तक। तो मैम जो भी नए बनाएंगे वो इसके बाद का बनाना होगा। ओके, ये तो आ रहे हैं। I think Yashaswini, there is some issue with their browser. हाँ, otherwise, okay. ठीक है, मैम कुछ ट्राई एक तो साल हो गए अगर होंगे। अगर इस तरह कोई इशू आते हैं तो ट्राई कीजिए प्राइवेट विंडो यूज करने का, क्योंकि समटाइम्स वहाँ पे कोई भी इस तरह का इशू नहीं मिलेगा अगर कुछ कुकीज का होता है तो। नहीं, वो मैं मैंडेटरी नहीं कह रहा हूँ, समटाइम्स कुछ इशू आते हैं। यस मैम। Yashaswini, if she is in an active link, she can share her window here. के अंदर कोई है ना, मैंने जो किया होगा। यस मैम, ओनली एक्टिव मेंबर कैन शेयर देयर स्क्रीन। नो मैम, नहीं यहाँ चल पे रहा है सारे वो। शेयर कर सकते हैं। किधर किधर बोला? हाँ, क्योंकि हाँ हाँ मैंने हाँ हाँ शेयर कर रखा है, वो मैं जैसे ही यहाँ हाँ से हाँ हाँ हटाऊंगा आप शेयर कर पाओगे। हाँ आप हाँ ट्राई। हाँ। अभी नहीं, कल से देखना पड़ेगा कल। नहीं नहीं, मैं छुट्टी करूँ। सुबह 9-10 बजे। ओके ओके, ठीक है, चेक करता हूँ। ओके ओके सर।
सेम नोडल है जो मैंने लॉगिन किया है नहीं, यहाँ। अभी मैंने लॉगिन किया है, एट माय एंड इट इज शोइंग। ये कुछ ब्राउजर स्पेसिफिक कुछ इशू होगा। अभी मैंने क्रोम में ओपन किया है तो क्रोम में दिख रहा है मुझे सब। क्रोम का जरा वर्जन चेक कर लीजिए कुछ। ठीक। अगर कोई और क्वेरी नहीं है तो हम लोग सेशन को क्लोज कर सकते हैं। मैम नहीं आ रहा है तो एक बार हिस्ट्री को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। सेटिंग के अंदर हिस्ट्री मिलेगा। क्योंकि ये ब्राउजर का ही इशू है। यशस्वी ने आपका वर्जन क्या है गूगल क्रोम का? वर्जन गूगल क्रोम का। यस मैम। ये आपके डेस्कटॉप कंटिन्यूअस ऑन है क्या? क्योंकि अभी आ रहा है मुझे भी, मुझे आई कैन आल्सो सी दैट डिस्क आ रहा है मुझे भी। कुछ ब्राउजर का इशू होगा शायद। ठीक है। Okay, thank you all of you to join the session. We'll meet tomorrow for the next session, that is store inventory, LIS module and RIS module. Once again, thank you. ओके राकेश।
थैंक यू राकेश।